मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। वहां उसको एक बहुत दुखी बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया भूख से मरी जा रही थी। उस राजा के पास उसको देने के लिए पैसे तो थे नहीं, पर उसके पास काफी सारा खाना था, जिसे वो अपने महल से रास्ते में खाने के लिए लाया था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, उस बुढ़िया को जो कुछ भी अपने साथ खाना लेकर आए हो वह सब उसको देने के लिए कहा। बुढ़िया ने खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने पीने के बाद राजा को बुढ़िया ने धन्यवाद दिया और वह बोली कि उसको इसके बदले में कुछ और नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। पर फिर भी उसके पास 3 संतरे थे, जो उसने राजकुमार को दिए और उससे कहा कि वह किसी भी हालत में उनको न खोले, और जब खोले तो किसी पानी की जगह के पास ही खोले और लंबा लंबा खोले, न कि चौड़ाई में। राजा ने उससे वे संतरे ले लिए और उनको धन्यवाद दिया और फिर अपने रास्ते पर चला गया। कुछ दूर जाने पर राजा को लगा कि उसको एक संतरा खोलकर देखनी चाहिए कि उसमें क्या है, पर वह यह भूल गया कि उस बुढ़िया ने उसको वह संतरा पानी के पास खोलने के लिए कहा था। जैसे ही उसने वह संतरा खोला, उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। संतरे में से लड़की निकलते ही उसने पीने के लिए पानी मांगा। उसने कहा कि अगर उसको पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगी। अब राजा के पास पानी तो था नहीं, इसलिए वो उसको पानी नहीं दे सका। वह बेचारी लड़की मर गई। राजा को उसके मरने पर बहुत दुख हुआ, पर क्योंकि उसके पास अभी 2 संतरे और बचे थे, इसलिए वह इस लड़की की मौत को झेल गया। वह अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने एक संतरा और खोला, पर इस बार भी वह यही भूल कर गया कि उसको उसे पानी के पास खोलना था। उसने जैसे ही दूसरा संतरा खोला, उसमें से भी एक पहले की तरह ही सुंदर लड़की निकली। बाहर निकलते ही उसने भी राजा से पानी मांगा, पर राजा के पास पहले की तरह ही इस बार भी पानी नहीं था, और इस तरह बिना पानी के पहले की तरह वह लड़की भी मर गई। अब की बार राजा को बहुत दुख हुआ, पर वह फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। पर अब की बार उसको तीसरा संतरा बिना पानी की जगह पर खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं ऐसा न हो इसमें से कोई और लड़की निकले और वो भी बिना पानी के मर जाए। पर उसको यह जानने की इच्छा बहुत ज्यादा थी कि इस संतरे में क्या हो सकता है। सो उसने पानी ढूंढना शुरू किया, ताकि उसके पास वह यह तीसरा संतरा खोलकर यह देख सके कि उसमें क्या है। पानी मिलने पर उसने यह तीसरा संतरा खोल दिया। उसमें से भी एक लड़की निकली, जो पहले वाली लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसने भी निकलते ही पानी मांगा। इस बार राजा के पास पानी था, सो उसने तुरंत ही उसको पानी पिला दिया। पर क्योंकि वह लड़की बहुत ही पतली और नाजुक सी थी, राजा उसको अपने साथ अपनी यात्रा पर आगे नहीं ले जा सकता था। सो उसने महल लौटने का विचार किया। उसने उससे पास के एक पेड़ पर चढ़ जाने के लिए कहा और खुद उसके लिए एक गाड़ी लाने चला गया। सो वह लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई और राजा वहां से अपने महल चला गया। कुछ देर बाद एक निग्रो स्त्री, जो बहुत ही बदसूरत थी, अपने मालिक के लिए वहां पानी भरने आई। उसने पानी में झांका। पानी बहुत साफ और शांत था। उस पानी में उसको उस सुंदर लड़की की, जो पेड़ पर बैठी थी, उसकी परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि वह उसका खुद का चेहरा था। तो वह कह उठी, अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर तुम किसी का पानी क्यों भरती हो? तोड़ दो इस घड़े को। और यह कहकर उसने उस घड़े को जमीन पर मार मार कर तोड़ दिया। उधर पेड़ पर बैठी लड़की यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। केवल मुस्कुराना ही नहीं, बल्कि वो तो जोर जोर से हंसना भी चाह रही थी, पर कहीं वो निग्रो स्त्री उसको सुन न ले और देख न ले, इस वजह से वह डर रही थी। पर फिर उससे रहा नहीं गया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर उस निग्रो स्त्री ने चारों तरफ देखा कि कौन हंसा, पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। काफी देर के बाद उसको उस पेड़ पर बैठी लड़की दिखाई दे गई।
उसको देखकर उसने कई तरह के इशारे से उसको पेड़ के नीचे आने के लिए कहा, पर उस लड़की ने यह कहते हुए उसको नीचे आने से मना कर दिया कि वो वहां राजा की इंतजार कर रही थी और वह तब तक नीचे नहीं आ सकती जब तक कि राजा न आ जाए। पर उस निग्रो स्त्री ने, जो एक जादूगरनी भी थी, उसको फिर से नीचे आने की जिद की। आओ, तुम नीचे आ जाओ, ताकि मैं कम से कम तुम्हारा मुंह तो साफ कर दूं। उसने इतनी जिद की, उस लड़की को पेड़ से नीचे उतरना ही पड़ा। उसके नीचे उतरते ही उस स्त्री ने उसको पकड़ लिया और उसका मुंह और सिर धोने के बहाना करने लगी। उसने उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे। उस लड़की ने उससे सब सवालों का सही सही जवाब दिया। जब उस जादूगरनी को सब कुछ मालूम चल गया जो वह जानना चाहती थी, तो उसने अपने पास से एक पीन निकाली और उस लड़की के सिर में घुसा दी। जैसे ही उसने वह पीन को उसके सिर में घुसाई, उसी समय वह लड़की एक पत्ता बन गई और उड़ गई। उसके बाद वह निग्रो स्त्री उस लड़की की जगह पर उस पेड़ पर जाकर बैठ गई और राजा का इंतजार करने लगी। ये सब के बाद जल्दी ही राजा भी वापस आ गया। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो वहां एक बहुत सुंदर लड़की छोड़कर गया था और वहां तो एक निग्रो स्त्री बैठी हुई है। वह उस पर बहुत गुस्सा हुआ, तो वह निग्रो स्त्री रोने लगी और बोली कि किसी ने उसके ऊपर एक ऐसा जादू कर दिया है जिसे वह कभी तो सुंदर हो जाती और कभी ऐसी निंगरो जैसी हो जाती। राजा ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसको पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। फिर उसके ऊपर दया करके वह उसको घर ले आया। अगले दिन वह सुबह सवेरे जल्दी उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। कुछ देर बाद उसने एक सफेद पक्ता देखी जो उसको बगीचे की मालिक से बात कर रही थी। राजा उस काली बदसूरत और बुरी निंगरो स्त्री के साथ कैसे अपनी दिन गुजार रहे हैं और यह कहकर वह उड़ गई। माली ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और वह राजा के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। तो माली ने पूछा कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा। राजा बोला, उसको कहना कि मैं ठीक हूँ और खुशी खुशी रह रहा हूँ। अगले दिन वह पक्ता फिर वापस आई और माली से बोली, ओ मेरे बगीचे के मालिक, राजा उस काली बदसूरत निगरों के साथ कैसे रह रहा है। माली ने कहा कि वह खुशी से रह रहे हैं और अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। इस पर वह पक्ता बोली, और मैं बेचारी दुनिया में बिना किसी काम के इधर उधर उड़ती फिर रही हूँ। इसके बाद माली फिर से राजा के पास गया और राजा से जाकर कहा जो उस पक्ता ने उससे कहा था। तब राजा ने माली से कहा कि एक जाल बिछा दो ताकि उसमें पक्ता फंस जाए। माली ने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन वह पक्ता फिर वहां आई और उसने माली से फिर वही पूछा, तो माली ने फिर वही जवाब दिया। फिर उसने इधर उधर देखा तो खुद को फंसने के लिए जाल देखकर जोर से हंसी और बोली, यह जाल मेरी टांगों को फंसाने के लिए नहीं हो सकती है। और यह कहकर वह उड़ गई। माली ने फिर राजा के पास गया और पक्ता ने जो कुछ कहा था वह उससे कहा। अब की बार राजा ने उसको पकड़ने के लिए चांदी के तारों का जाल बिछवाया। अगले दिन वह पक्ता फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो पहले से कहती चली आ रही थी, और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजा ने उससे कहलवाया। फिर वह चांदी के तारों को जाल देखकर बोली, हा 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 हा, यह चांदी के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकती है। और यह कहकर वह फिर से उड़ गई। माली फिर राजा के पास गया और उसको वह सब कुछ बताया जो फाख्ता ने उससे कहा था। इस बार राजा ने उसको सोने के तारों का जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार सोने के तार का जाल बिछाया। अगले दिन वो फाख्ता फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो वह पहले से कहती आ रही थी, और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजा उसको कहलवाता चला आ रहा था। फिर वह सोने के तारों को जाल देखकर बोली, हा 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 हा, यह सोने के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकते हैं। और यह कहकर वह फिर से उड़ गई। माली फिर राजा के पास गया
और उसको वह सब कुछ बताया जो फाख्ता ने उससे कहा। इस बार राजा ने उसको हीरा के जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार हीरा के जाल बिछाया। अगले दिन फाख्ता फिर आई, पर अब की बार उसने इधर उधर नहीं देखा और उस जाल में आकर फंस गई और बोली, हाँ, यह जाल मुझे पकड़ने के लिए ठीक है। और इस तरह उस फाख्ता ने अपने आप को उस जाल में पकड़वा लिया। तब उसने राजा को वह सब कुछ बताया जो उस निग्रो स्त्री ने उसके साथ किया था। यह सुनते ही राजा ने उस निग्रो स्त्री को मरवाने का हुक्म दे दिया। मरने के बाद उस निग्रो स्त्री की खाल का एक ढोल बनवा दिया और उसकी हड्डियों की सीढ़ियां बनवा दी गई, जिससे होकर उसकी रानी अपने पलंग पर चढ़ती थी। उसने उस लड़की से शादी कर ली और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।